चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आप पढ़ने वाले हैं। मतलब इन्हें पढ़ने के बाद आप इन्हें भारत के स्तर पर अच्छे से समझ पाएंगे। हम पढ़ने तो मैक्सिको को ही जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत से समझ आएंगे, दुनिया भर से इसे बेहतर जोड़ पाएंगे। पहला टॉपिक है मैक्सिकन सोशल ऑर्डर, दूसरा नाफ्ता एंड मैकिलाडोरास, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड मैकिलाडोरास। मैकिलाडोरास क्या होते हैं मैं समझा दूंगा। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिका यानी कि FTAA, चियापास एंड नाफ्ता। चियापास क्या है समझ आ जाएगा, ZNLA क्या है समझ आ जाएगा। फिर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग इन मैक्सिको। सो एक इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा देखेंगे। चियापास राज्य में रहने वाले इंडिजीनियस ग्रुप्स और नाफ्ता का क्या संबंध है उससे देखेंगे। एक समय में अमेरिका में भी फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका का विचार आया था, जो आगे नहीं बढ़ पाया, उसे भी समझेंगे। नाफ्ता से जो जन्मा वो है मैकिलाडोरास, इसका वहाँ के समाज पे प्रभाव समझेंगे। पहले हम वहाँ के समाज ही को समझ लेते हैं। द मैक्सिकन सोशल ऑर्डर। देखिए, हम ये जानते हैं कि मैक्सिको पर यूरोपियन कॉलोनिस्टों का प्रभाव रहा। 1519 के बाद से यूरोपियन कॉलोनिस्ट यहाँ पर आकर के बसने शुरू हुए, और उन कॉलोनिस्टों में सबसे पहले हमने जिस कॉन्क्विस्टाडोर का जिक्र सुना वो थे हर्नन कॉर्टेस। हमने इनके बारे में पढ़ लिया। मुख्य कहानी है, मैं दिख रहा हूँ समरीन, ठीक हो, चेंज तो नहीं करना। मुख्य कहानी ये है कि जब ये यूरोपियंस आते थे तो अपने साथ अपना रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम सब साथ लेकर के आते थे। ऐसे में इस 1519 से लेकर के आज तक के अगर मैक्सिको की मैं बात करूं, यानी कि मैं 2022 में खड़ा हूं, इन लगभग 500 वर्षों के दौरान मैक्सिको किस दौर से गुज़रा होगा। दौर कुछ यही रहे होंगे कि शुरुआत में कॉलोनियल पावर अपना कॉलोनियल सिस्टम लेकर के आए हैं, उसके विरोध एक संघर्ष चला होगा, उसके विरोध में एक संघर्ष चला होगा। फिर उसके बाद जब कॉलोनियल डोमिनेंस का दौर ख़त्म हो गया तो इकोनॉमिक डोमिनेंस का दौर शुरू हुआ। पूरी तरह से इस क्षेत्र को एक्सप्लॉइट किया गया। इसे रिमलैंड और मेनलैंड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ मेनलैंड में हेसिएंडा सिस्टम अपनाया जाता था, वहीं रिमलैंड में सिंगल कैश क्रॉप प्लांटेशन बेस्ड एग्रीकल्चर अपनाया जाता था। उस इकोनॉमिक डोमिनेंस के वजह इस रीजन को एक्सप्लॉइट किया, इसका भी विरोध हुआ होगा। फिर समय बीत जाने पर यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेंस हो गया, यहीं पर वो लोग स्थापित हुए। इसी मैक्सिको को फिर उन्होंने अपने कॉलोनियल फोर फादर्स जो हैं, अपने कॉलोनियल मास्टर्स जो हैं, उनसे आज़ाद करा लिया। 1820 का ये समय है। उसके बाद ये पॉलिटिकल डोमिनेंस का दौर, और इसके भी विरोध हुए होंगे। तो समय समय पर इन 500 वर्षों के दौरान के मैक्सिको को अगर मैं समझता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि अलग अलग प्रकार के डोमिनेंस होते रहे और उनका विरोध होता रहा। तो एक तरह का आज की मैक्सिको की जो सोसाइटी है वो कई डोमिनेंसेस एंड उनके विरोध में उठी आवाज़ों के रेवोल्यूशंस और उनसे आए चेंजेस से बना हुआ मैक्सिको है। आप एक डोमिनेंस करते हैं, उसके विरोध में एक क्रांति होती है, उसके फलस्वरूप एक परिवर्तन आता है, फिर एक नया डोमिनेंस, फिर एक क्रांति और फिर एक परिवर्तन, फिर एक डोमिनेंस, फिर एक क्रांति और फिर एक परिवर्तन। ये डोमिनेंस एक सीक्वेंस में कुछ ऐसे ही होंगे, कॉलोनियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और हर डोमिनेंस के विरोध में एक क्रांति होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा और उससे एक परिवर्तन आया होगा। तो कई तरह के चेंजेस से गुजरा है इस समय का मैक्सिको। इन चेंजेस में जो बड़ा चेंज है वो ये है कि इन डोमिनेंसेस और इनके विरोध में जब आवाज़ें उठी तो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन एक समझौता होगा, वो एक मिडल ग्राउंड ही निकालने की कोशिश की जाती होगी। वो समझौता कुछ ऐसा ही होगा कि यहाँ पर बस रहे इंडिजीनियस ग्रुप जिन्हें हम अमेर इंडियंस कहते हैं, और विदेश से आए हुए यूरोपियन यानी कि ख़ास तौर पर स्पेनिश। इन स्पेनिश और अमेर इंडियंस के बीच हर बार एक मिडल ग्राउंड यही बनती होगी कि कुछ स्पेनिश बदलें, कुछ अमेर इंडियंस बदलें, कुछ अमेर इंडियंस स्पेनिशों के रंग ढंग अपनाएं, कुछ स्पेनिश अमेर इंडियंस के रंग ढंग अपनाएं। और इन समझौतों से जो एक चीज़ कॉमन निकल के आई, उस कम्युनिटी को आप मेस्तीज़ो कह सकते हैं। उस कम्युनिटी को आप क्या कह सकते हैं? मेस्तीज़ो, मेस्तीज़ोस। तो एक तरह के नए रंग चढ़ रहे हैं, नए रंग चढ़ रहे हैं। तो स्पेनिश जो हैं वो एडवांस सोसाइटी से आए हैं, अब अपने कल्चर, रिलीजन, कस्टम, मैनर के साथ यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा एकल्ट्रेशन उनका होना ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा कल्चरल एडवांसमेंट के आगे जिन चीज़ों को लेके आए उसी में आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा पीछे की तरफ रोल हो जाएं
और फिर नई चीज़ें उसमें संभालें। बस ये बिल्कुल ऐसा होता है कि देखिए, आपने एक कारपेट खोल दिया, आपने एक कारपेट खोल दिया, अब तो वो खुल गया, आगे आगे खुलता ही चला जाएगा। बस इतनी सी कहानी है कि आप थोड़ा सा और रोल बैक कर लो, उसमें नई चीज़ें ऐड कर लो, फिर खोल दो, दैट्स ऑल। तो एक प्रोसेस ऑफ एक्लट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, आप पीछे की ओर जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ा अमेरिंडियंस में हुआ और थोड़ा स्पेनिश लोगों में हुआ, और इनसे जो एक मिली जुली जमात निकल कर के आई, इन दोनों के संबंधों से जो उपजे वो मेस्टीज़ो हो गए। तो आज की वहाँ की अगर मैं ग्रुपिंग ऑब्ज़र्व करूँ पॉपुलेशन के अंदर कौन कितने संख्या में है, तो 60% जनसंख्या मेस्तीज़ो है, 60% जनसंख्या मेस्तीज़ो है। 30% ही हैं जो बिना स्पेनिश प्रभाव के बचे रह गए, इंडिजीनियस हैं, और वो अमेर इंडियंस हैं। और 9% वो हैं जो यूरोपियंस आए लेकिन उन्होंने मिक्सिंग अपनाई नहीं, वो जिस रूप में आए उसी ही रूप में रहे, वो यूरोपियंस हैं। तो आज की स्पेनिश जनसंख्या में आपको ये लोग मिलेंगे, आपको मेस्तीज़ो मिलेंगे, वो यूरोपियंस जो अमेर इंडियंस के साथ मिले। अब अमेर इंडियन भी अमेर इंडियन पूरे ना रहे, और अब स्पेनिश भी स्पेनिश पूरे ना रहे, है ना। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, है कि नहीं। जब तुम नहीं रहते, जब हम नहीं रहते, हम नहीं रहते, तो फिर असल में हम होते हैं। ओके, अगर हम बनना है तो थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलें, फिर हम बन जाएं। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं। ये फिल्में देखा करो, उनमें ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा पर्सनैलिटी में थोड़ा प्रभाव आता है, और कुछ नहीं। ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, और पेपर में क्वेश्चन तो आजकल एथिक्स में ऐसे ही आ रहे हैं। पूछा तो यही जा रहा है कि अगर तुम इसी पॉलिसी को अपना लोगे कि भाई अकेले ही चले हुए हो, तो क्या वो प्राप्त कर लोगे जो असल में प्राप्त करना चाहते हो। स्वयं का निजी लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। जो लक्ष्य था वो असल में ये था कि तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति की इस यात्रा में समाज का भी उत्थान हो जाए। तो क्या अपलिफ्टमेंट अचीव कर लोगे? नहीं। खुद में कुछ प्राप्त कर लिया तो क्या ही कर लिया। ओके, तो थोड़ी फिल्में अच्छी वाली, सब्जेक्ट बेस्ड। तो इस तरह से एक समाज मेस्टीज़ोस का बना। बाकी अमेर इंडियन कहते भाई हम बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, हम रीजनली अटैच हैं, हम अपने कल्चर कस्टम मैनर के साथ पूरी तरह से रिजिड हैं, कोई रंग नहीं चढ़ेगा यूरोपियों का, वो अमेर इंडियन। और कुछ यूरोपियंस जो कहते कि भाई नहीं, हमें अमेर इंडियंस का कोई रंग नहीं चढ़ाना है, तो वो यूरोपियंस। तो जिन अमेर इंडियंस ने यूरोपियन रंग नहीं चढ़ाया वो आज भी अमेर इंडियन के रूप में है, जिन यूरोपियंस ने अमेर इंडियंस का रंग नहीं चढ़ाया वो आज भी यूरोपियन के रूप में है, और जिनमें चढ़ गया, मिलजुल गए, वो मेस्तीज़ो बन गए। इतनी बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर बस इतना सा ही ये लिखा भी हुआ है कि 60% मेस्तीज़ो हैं, 30% अमेर इंडियन और 9% यूरोपियंस हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। समाज को जब मैं आज देखता हूँ, अब जितने सारे डोमिनेंस और उन डोमिनेंस के विरोध में इतने सारे स्वर और उनके फलस्वरूप वो परिवर्तन, इन परिवर्तनों के बाद जब मैं आज का समाज देखता हूँ तो उस समाज में बहुत ही शार्प सोशल इकोनॉमिक डिविजन्स हैं। ये अंतर आपको नज़र आएगा। मैं अभी आपको थोड़े आगे जाकर के 2 मॉडल पढ़ाऊँगा, उन मॉडल्स के बाद आपको ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। उस मॉडल में हम देखेंगे। अभी के लिए मैं इस स्टोरी को उतना डिटेल में नहीं ले जाता, तो यहाँ पर इतना ही लिखा है कि सोसाइटी इज़ रीजनली, क्षेत्र वाइज, नॉर्थ जो है मैक्सिको का वो साउथ से बहुत अलग है, कोर जो है मैक्सिको का वो पेरिफेरी से बहुत अलग है, क्योंकि मैक्सिको में क्लियर कट कोर पेरिफेरल रिलेशनशिप नज़र आता है क्षेत्र के हिसाब से। तो स्पेशियल, इसे क्या कहा गया? स्पेशियल, स्पेस के हिसाब से जो नज़र आए। तो रीजनली अगर आप देखेंगे तो आपको एक तरफ युकातान पेनिनसुला पे रेन फॉरेस्ट के इलाकों में रह रहे पीजेंट फार्मर ग्रुप दिखेंगे, जो बहुत ही अलग होंगे किन से? जो मैक्सिको में ही उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में लगे, मैक्सिको सिटी में जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, या बुक में उदाहरण लिया है कि जो म्यूज़ियम क्यूरेटर है, तो जो म्यूज़ियम क्यूरेटर है उसी से बिल्कुल आगे युकातान पेनिनसुला में रेन फॉरेस्ट में काम कर रहे पीजेंट फार्मर टोटली अलग हैं। लेकिन इन दोनों से उत्तरी क्षेत्रों के मॉन्टेरे में रह रहे ऑटो वर्कर्स, यानी कि जो ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर हैं, वो बहुत अलग हैं। तो इस तरह से अलग अलग रीजन अलग अलग तरह के उद्योग धंधों के लिए या इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन के लिए जाने जाते हैं, और उसी हिसाब से उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आवाज़ है उस देश में कि वो कितने विकसित हैं या कितने नहीं। कोई बहुत ही आइसोलेटेड है
एक पीसेंट फार्मर के ही रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई शायद एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ऑटो इंडस्ट्री में मात्र एक वर्कर की ही भूमिका में है, और कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल सेगमेंट के रूप में एक म्यूजियम क्यूरेटर के रूप में नज़र आ रहा है। तो सभी ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, किसान नज़र आ रहा है, वर्कर नज़र आ रहा है, द इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग एवरीवन। तो डाइवर्सिटी बहुत है, रीजनली एंड एथनिकली डाइवर्स सोसाइटी है मैक्सिको की। लगभग 60 इंडिजीनियस लोगों की लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है मैक्सिको में। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही में 22 भाषाओं को 8वें शेड्यूल के अंदर रख के ऑफिशियल बनाया गया है। अब तमाम दुनिया, हमने इन लेक्चरों के वाया पढ़ ली और आज आपने ये सीख लिया कि दुनिया भर में ये अरेंजमेंट्स होते हैं। जब हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ को अपने साथ लेके चलना होता है कि हम उन भाषाओं को या तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करते हैं या वो लिटरेचर की भाषा के रूप में विकसित हो, इसके लिए स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रबंध हर जगह पर है। तो इसी तरह से इन अमेर इंडियन से जुड़ी हुई लगभग 60 भाषाएं मैक्सिको में रिकॉग्नाइज हैं। लगभग 17 भाषाएं तो ऐसी हैं जिसे लगभग 1 लाख से ज़्यादा अधिक लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। आई बात समझ में? सो सच लैंग्वेजेस आर देयर। क्लियर? सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत है, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत है। इस हिसाब से हम कहते हैं कि कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, वो एथनिक ग्रुप हो जाता है। तो इसलिए एथनिक डाइवर्सिटी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। अगर आप एवरीडे लाइफ को देखेंगे, एवरीडे लाइफ को, मैक्सिको की हर दिन की ज़िंदगी को देखेंगे, तो आपको कई आधारों पर कई अंतर नज़र आ जाएंगे। तो एवरीडे लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक है क्योंकि बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं। वो किस आधार पर हैं? जेंडर के आधार पर आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा इस देश के अंदर, जेंडर के आधार पर। सेकंड, रेस के आधार पर फ़र्क नज़र आएगा। थर्ड, क्षेत्र के हिसाब से बहुत फ़र्क नज़र आएगा। चौथा, क्लास के हिसाब से फ़र्क नज़र आ जाएगा, द एलीट क्लास, द वर्किंग क्लास, द पुअर क्लास। तो आप क्लास की बात करें, जेंडर की बात करें, लिंग्विस्टिक ग्रुप के रूप में बात करें, रेसेस के हिसाब से बात करें, मैनी टाइप ऑफ डिस्टिंक्शंस इन एवरीडे लाइफ, ये मैक्सिको है। मैक्सिको के हर दिन में ये तमाम अंतर हमें नज़र में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है कि आप मैक्सिको को एक होमोजीनियस सोसाइटी के रूप में देख लें जिसमें हर चीज़ का बहुत विकास है, वो बहुत डेवलप्ड है, या डेवलप्ड नहीं भी है तो डाइवर्सिटी नहीं है। एक ही तरह का रिलीजन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब किसी तरह की और भेद नहीं है। तो बेअंत भेदों से, डिस्टिंक्शन से भरा हुआ मुल्क है मैक्सिको। हमने जहाँ एक तरफ ये आंकड़ा पढ़ा था कि लगभग 77% जनसंख्या अर्बन हो चुकी है, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग अर्बन हैं, वहीं अब एक आंकड़ा ये भी समझिए कि 110 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है, लेकिन 40% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब कि मैक्सिको की 40% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे है। अगर हम भारत के स्तर पर इसे आंकड़ा ले अलग अलग कमेटियों के हिसाब से, तो कहीं पर आंकड़ा 34% मिलेगा, कहीं पर आंकड़ा 27% मिलेगा, कहीं कहीं पर 22% भी हो जाता है। लेकिन सीधे सीधी कहानी ये है कि अगर 2011 का सेंसस ले लें और 121 करोड़ जनसंख्या अगर अपन ले लें, तो 30 करोड़ लोग जो हैं वो सीधे सीधे हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं। 30 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा के नीचे हैं अपने देश में, ओके। लेकिन अपनी जनसंख्या लगभग 121 करोड़, उधर 110 मिलियन में भी 40 मिलियन गरीबी रेखा के नीचे। ये कैसे बना होगा, इस इंतज़ामात को अपन को देखना है। हम समझ रहे हैं कि डाइवर्सिटी बहुत है, हम समझ रहे हैं कि मैक्सिको के इन 5 वर्षों के इतिहास में बहुत सारे डोमिनेंस और उनके विरुद्ध हुए बहुत सारी क्रांतियाँ और उससे पनपे बहुत सारे परिवर्तनों का नमूना आज का मैक्सिको है। चलिए इन सबको हम किसी मॉडल के वाया समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको वो मॉडल दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं क्या दिखाऊंगा, बुक में मॉडल बना हुआ है, ब्यूटीफुल मॉडल। अच्छे से समझिएगा, लॉजिक से समझ आ गया, सारी ज़िंदगी मामला फिट हो जाएगा। ध्यान से देखिए किस चीज़ का मॉडल बनाया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द करेंट सोशल स्टेटस ऑफ मैक्सिकन सोसाइटी कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ पिरामिड शेप। यानी कि अगर आप मैक्सिकन सोसाइटी के सोशल स्टेटस, आज अगर आप सामाजिक स्तर को समझना चाहते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी में किस तरह की उस कम्युनिटी के सोसाइटी में प्लेसमेंट है, आप इस मॉडल से समझ सकते हैं। इसको पिरामिड मॉडल कहा गया, द पिरामिड शेप। क्या है ये पिरामिड शेप? ध्यान से देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि ये जो येलो कलर है जहाँ पर साइन बना है डॉलर का,
मतलब ये रीजन, ये हिस्सा छोटा सा, ये दिखला रहा है वेल्थ को। ये किसको दिखला रहा है? वेल्थ को। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सारा का सारा जो ट्रायंगल बना है, ये सारा पिरामिड जो बना है, इसके अंदर ये पूरी की पूरी जनसंख्या भर दी हमने, पूरे के पूरे पिरामिड में क्या भर दी? जनसंख्या, लोग भर दिए। तो चुटकी भर लोगों के पास ही सारी वेल्थ है, यानी कि बहुत ही छोटा ग्रुप है द एलीट ग्रुप, जिसके पास पूरे के पूरे समाज से जुड़ी वेल्थ है। मतलब इस पिरामिड के अंदर अगर ये सारी सोसाइटी है, तो सोसाइटी से एसोसिएटेड जो वेल्थ है वो इस रीजन में कंसंट्रेटेड है। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो वेल्दी हैं, तो वो तो इतने से ही हैं फिर। तो ये कौन है एक्चुअली में? वेल्दी एलीट सेक्शन, और वो कौन है? यूरोपियंस। द वेल्दी एलीट यूरोपियन, द माइनॉरिटी ग्रुप, दे आर वेरी माइनर। क्या ये सोशल ऑर्डर सही है? क्या इस तरह से सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे समाज से जुड़ी हुई संपदा है, धन है, संसाधन है? तो वेल्दी ग्रुप जो है वो यूरोपियंस हैं, द एलीट ग्रुप इज़ द यूरोपियन, और वो नंबर में बड़े कम हैं। तो माइनॉरिटी ग्रुप एक्चुअली में, एलीट माइनॉरिटी ग्रुप, दे आर कंट्रोलिंग द पावर, दे आर कंट्रोलिंग द वेल्थ, दे आर कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। जब एक माइनॉरिटी सा एलीट ग्रुप ही सारी वेल्थ, यानी कि डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, मिनिस्ट्रीज, दूसरी तरफ सारे के सारे इकोनॉमिक एसेट्स और रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करके बैठा रहेगा, तो उस देश में 40% फिर गरीबी के नीचे तो लोग रहने लाजमी सी बात। और दूसरी चीज़ ध्यान से देखिए, तो ये लोग हैं जो टैक्सेस पे करते हैं। यानी कि अगर हम विचार करें तो एक मेजर सेगमेंट ये सारा का सारा ये सेगमेंट और सारा का सारा ये सेगमेंट किनके दम पर चल रहा है? जो ये हैं, जो टैक्स पेयर हैं। तो इनकी तो संख्या ही बड़ी कम है टैक्स पेयर्स की। तो ये कौन है एक्चुअली में? ये हैं मिडिल क्लास मेस्तीज़ो। तो मिडिल क्लास की संख्या बहुत कम है इस पिरामिड चार्ट में। मिडिल क्लास एक्चुअली में आइडियल ग्रुप होता है किसी भी सोसाइटी का। आइडियल ग्रुप कौन होता है किसी भी सोसाइटी का? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की एक खासियत ये होती है कि जो भी उस नेशन में एक वेल्थ जनरेट होती है, मिडिल क्लास की खासियत क्या होती है, इस उदाहरण के साथ समझते हैं अपन। ध्यान से समझो। देखो, 100 रुपये पैदा हुए उस मुल्क में, मतलब 100 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी 100 रुपये, कुछ भी समझ लो, नेशनल इनकम 100 रुपये पैदा हुए उस मुल्क में। सामने आ जाओ। और ऐसे में एक पर्सन, 1 पर्सन के पास चले गए 90 रुपीज़ और 9 पर्सन्स के पास चले गए 10 रुपीज़। तो दिस ग्रुप इज़ अल्टीमेट पुअर ग्रुप, सो अल्ट्रा पुअर ग्रुप, एंड दिस द अल्ट्रा रिच। सो ओनली 2 ग्रुप्स, रिच एंड पुअर। अमीर गरीब, समाज में कौन लोग हैं? अमीर गरीब। बीच का कुछ है ही नहीं, ये अमीर गरीब। ऐसे में परिस्थिति क्या बनती है फिर? जब 90% सारी वेल्थ इसके पास है, एक आदमी के पास, और ये सब के सब जो हैं 9 लोग 10 रुपये पे जी रहे हैं, तो ये तो नामुमकिन है, जी नहीं सकते ऐसे में। तो ये सारे के सारे किसी न किसी मैनर में अपनी लाइवलीहुड, अपनी सर्वाइवल के लिए इस पर्सन पे डिपेंड करेंगे, इस पर्सन पे, और ये इनकी इस अल्ट्रा पुअर कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसी से ही फिर इसको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि ये सुप्रीम डिसीजन मेकर और पॉलिटिकल पावर भी होगा, ये शासक भी यही बनेगा, और फिर ये अपनी इस पोजीशन को सदा के लिए मेंटेन करना चाहेगा। इसके लिए ये क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा इस चीज़ को
कि मेरी ये पोजीशन हमेशा बनी रहे, मेरे वंशजों को भी ये बेनिफिट ट्रांसफ़र हो। तो मतलब ये कोशिश करेगा कि ये पोजीशन हियरार्किकल हो जाए, आगे आने वाले समयों में मेरे वंशजों को भी ये लाभ मिलते रहें, वो भी ऐसी ही जीवन शैली बताए, पैसा और सत्ता हमारे ही कंट्रोल में रहें। तो इस वजह से उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उस देश का संविधान, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर भी उसी दिशा में बनाया जाएगा जो इनको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अधिकतर जो देश है वो फोर्स के दम पे चलेगा, शक्ति, यानी कि इसे हम सिंपली कह देते हैं द पुलिस स्टेट। उसमें पैसा जो है वो निजी हो गया है, राज्य का पैसा निजी पैसा हो गया है, तो उससे राज्य के भलाई के काम करने की इच्छा पैदा ही नहीं होगी, तो वेलफेयर वर्क नहीं होंगे, इसलिए कभी भी वो वेलफेयर स्टेट नहीं बनेगा। और जब तक कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं है, लोगों को शिक्षा की, चिकित्सा की, जीवन स्तर आगे बढ़ाने की सुविधाएं नहीं हैं, तो लोग समय समय पर आवाज़ उठाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, रेवोल्यूशंस होने की कोशिश की जाएगी, उसका जुगाड़ फिर बनाया जाता है, उसका उपाय ढूंढा जाता है बल में, फोर्स में। तो पुलिस पर, मिलिट्री पर हैवी खर्चा होगा, पुलिस पे और मिलिट्री पर हैवी खर्चा होगा, और हमेशा ये लोग पुलिस से, मिलिट्री से घिरे दिखेंगे, आपको घिरे दिखेंगे। तो फिर इसी से ऑटोक्रेसी का जन्म हो जाता है, इसी से फिर आप अपने विरोध में स्वर उठाने वाले लोगों को ख़त्म करते हैं, रेन ऑफ टेरर भी आ जाता है, बहुत सी सारी नकारात्मक राजनीतिक, आर्थिक नकारात्मकताएं, सोशल नेगेटिविटी सब इसी से जन्म ले जाती हैं। इससे फिर अलग कुछ कर सकते हैं अपन, वो क्या कर सकते हैं, इससे अलग करने का एक प्रोसेस है। अब अपन ऐसी कोई चीज़ें करें कि भाई मिडिल क्लास भी पैदा हो जाए, हमें ऐसी कोई चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज़ करो, भगवान ना करे, वहाँ कोई बीमारी फैल जाए, सपोज़ करो कोई बीमारी फैल जाए, और ये तो है भाई अमीर तगड़े राजघराने बन गए, अब ये तो रिच, बीमारी फैल गई और किसी व्यक्ति ने अपने शोध के आधार पर कोई नई दवा बना ली, उसकी वो मेडिसिन बन गई या वैक्सीन बन गई या बीट एनीथिंग, ओके, और उस मेडिसिन की नीड अब इस सोसाइटी को है, क्योंकि इनको अपनी वेल्थ मेंटेन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सप्लॉइट करवाने ही है, उसके लिए लेबर तो ज़रूरी है। बीमारी फैल गई, लेबर मर जाएगी, सारे मर जाएंगे, ये खुद भी नहीं रह पाएंगे, तो मेडिसिन हाई प्राइज्ड है, वो पर्सन हाई प्राइज्ड है, उसकी नॉलेज, उसकी लैब, उससे जुड़े लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा उसके साथ शेयर करेगा, कुछ हिस्सा उसके साथ शेयर करेगा। तो अब ये 90 रुपीज़ से ले करके नीचे आकर के 75 हो गया है, 15 रुपीज़ किसी के पास गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोफेशनल क्लासेस पैदा होती हैं, द लॉयर्स, द डॉक्टर्स, द इंजीनियर्स, द टीचर्स, इस तरह की अलग अलग प्रोफेशनल क्लासेस एक्टिवेट हो जाती हैं समाज के अंदर। और वो प्रोफेशनल क्लासेस जब एक्टिवेट होती हैं तो वो जो उस नेशन की वेल्थ है वो उसमें अपना एक शेयर क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। वो उतनी नहीं होती कि उनके पास इनके जितनी रिचनेस हो, पर वो उतने भी बदतर नहीं होते कि वो इनकी तरह गरीब हों। तो अब एक मध्य वर्ग पैदा हो रहा है, बीच का वर्ग, ना वो बहुत ही एलीट है द लेविश, और ना ही वो बहुत पुअर है कि वो किसी का दास है या बॉन्डेड लेबर है या फोर्स लेबर है, या वो सर्वाइवल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, वो एक अच्छा खासा सर्वाइवल सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे में जितना दायरा इनका बढ़ेगा, इन डॉक्टर्स का, प्रोफेशनल्स का, इन सब का जितना दायरा बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा वेल्थ इसकी पॉकेट से बाहर निकलेगी, उतनी ज़्यादा वेल्थ इसकी पॉकेट से बाहर निकलेगी। और जितनी ज़्यादा वेल्थ इसकी पॉकेट से बाहर निकलेगी, उतना इन लोगों का दायरा बढ़ रहा है। तो ये नए नए उद्योग धंधे चल रहे हैं ना, जैसे टीचर तो स्कूल्स, जैसे डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल्स, जैसे साइंटिस्ट तो लेबोरेटरीज, जैसे लॉयर तो लॉ कोर्ट्स या उसकी फॉर्म्स। तो उसमें फिर इन लोगों को रोज़गार की नई सुविधाएं मिलेंगी। तो व्हेन देयर विल बी अ न्यू ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, सो देयर विल बी न्यू फील्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो रोज़गार के नए नए ज़रिए बनेंगे, और रोज़गार के जितने नए ज़रिए बनेंगे, इनके पास, इस पुअर के पास उतने डाइवर्स ऑप्शन आएंगे रोज़गार प्राप्त करने के, उतने ज़्यादा डाइवर्स ऑप्शंस आएंगे रोज़गार प्राप्त करने के। तो ऐसे ही कोशिश रहती है कि इनका भी जीवन स्तर बढ़ेगा जब इन्हें डाइवर्स सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेंगे। मतलब अगर यहाँ पर कहीं ये मिडिल क्लास बड़ा हो जाए, मिडिल क्लास बड़ा हो जाए, तो रिच क्लास छोटा होगा और पुअर क्लास छोटा हो जाएगा। तो रिच को छोटा करना और पुअर को छोटा करने का एक ही तरीका है कि इंक्रीज द मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास का यहाँ मतलब आप समझिए लॉजिक के साथ, पुअर में क्या था कि एक पुअर ग्रुप था, एक रिच ग्रुप था, तो रिच के अगेंस्ट पुअर खड़ा था। ये पूरी वेल्थ से परिभाषित था, ये डिप्रीवेशन से परिभाषित था।
लेकिन इसमें वेल्थ तो थी, बट एक कहानी ये थी कि नंबर ऑफ रिच बड़े कम होते हैं। एलीट सेक्शन हमेशा नंबर में बहुत कम होते हैं, क्योंकि वेल्थ उसी घराने में बढ़ती है, वेल्थ को बांटा नहीं जाता किसी से। और पुअर की कहानी ये है कि इनके अंदर संख्या बढ़ती चली जाती है पुअर के अंदर, क्योंकि हर हाथ कमाने का जरिया होता है, वो अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं कि घर किसी तरह से चल जाए। अब ऐसे में क्या है कि वेल्थ और कंसंट्रेट होती जा रही है, ये जनसंख्या बढ़ने की वजह से और डिप्राइव होते जा रहे हैं, तो उधर डिप्रीवेशन बढ़ती जाती है, इधर रिचनेस बढ़ती जाती है। इससे बिल्कुल उलट एक चीज़ है जिसमें पैसे का वितरण लगभग सामान्य सा रहता है, उसमें पैसे का वितरण सामान्य रहता है, स्कोप नहीं होता कि आप अल्ट्रा रिच हो जाएंगे अल्ट्रा पुअर। उसमें क्या है कि एक घर यहाँ पर क्रिएट हो गया डॉक्टर का, एक घर यहाँ पर क्रिएट हो गया प्रोफेसर का, एक घर क्रिएट हो गया लॉयर का, एक घर यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए जर्नलिस्ट का। लगभग इनके स्टैंडर्ड सेम रहेंगे, घर के लगभग इन सबके स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, सेम। तो मिडिल क्लास ग्रुप समानता लाने का भी प्रतीक है। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल लॉ मेकर्स की कोशिश रहती है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास ग्रुप बन पाएँ, पैदा करें। क्यों? वो पैसे को बेहतर वितरण करता है उसका। सो वो एक रैशनल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कराता है मिडिल क्लास। मिडिल शब्द का मीनिंग ये भी है कि आप अल्ट्रा रिच भी नहीं हो सकते, अल्ट्रा पुअर भी नहीं जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे मिडिल में अपर मिडिल क्लास बन जाता है, मिडिल में अपर मिडिल हो जाता है। तो एक होगा मिडिल, एक लोअर मिडिल, एक अपर मिडिल। तो लोअर मिडिल वो है जो पुअर से मिडिल में एंटर हुए हैं, जस्ट पुअर से मिडिल में एंटर हुए हैं या मिडिल से पुअर हो रहे हैं, वो लोअर मिडिल में हैं। जो मिडिल से थोड़े रिच हो रहे हैं वो अपर मिडिल में चले जा रहे हैं। आई बात समझ में? जो लोअर मिडिल से रिच हो रहे हैं वो मिडिल में एंटर कर रहे हैं, प्रॉपर मिडिल में। इस तरह से मिडिल क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ी विंडो है। उसमें लोअर मिडिल भी हैं, प्रॉपर मिडिल भी हैं और अपर मिडिल भी हैं उसमें। लेकिन ये कैपेबिलिटी है कि वो पूरे बड़े स्तर पर अगर आप इमेजिन करें तो अगर मैं प्रॉपर मिडिल को और लोअर मिडिल को काउंट करूँ, मैं अपर मिडिल को थोड़ी देर के लिए एफ्लुएंट सेक्शन मानता हूँ, एलीट नहीं, एफ्लुएंट मान के साइड रखता भी हूँ, तो प्रॉपर मिडिल और लोअर मिडिल में इतना दम है कि वो देश के अधिकतर धन का सामान वितरण कर देते हैं। इसलिए मिडिल क्लास कॉलोनियों में आप जाना, लोगों को देखना, जितनी नई कॉलोनियाँ बन रही हैं लगभग एक स्टैंडर्ड रहेगा। तो सोसाइटी ऐसी हो जाती, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सारे सोसाइटी में कौन है? लगभग मिडिल क्लास हैं सारे, वो इसलिए उनकी सोसाइटी बनी हुई है। आई बात समझ में? तो ऐसे आप देखना पूरे शहर में बेअंत कॉलोनियाँ होंगी और कॉलोनियों की सोसाइटी होगी, लेकिन पूरे शहर में तगड़ा शहर होगा अगर, क्लब एक ही होगा जहाँ पे एलीट सेक्शन जाता है। देर विल बी वन क्लब ओनली। मैं वैसे जलंधर में तो ऐसा मैं अभी क्लियरली नहीं कह सकता कि भाई वहाँ रिच ही जाते हैं, बीच में देखे थोड़े बहुत है तो घोड़ों में वो सब भी चले जाते हैं, वो अलग बात है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जैसे लायंस क्लब, जिम खाना क्लब, तो दे आर वेरी लेस इन नंबर, वन ओनली और टू। बट इररिस्पेक्ट टू दैट, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए, इनकी कॉलोनी की एक सोसाइटी, मेरी कॉलोनी की अपनी सोसाइटी, और हमारी तो उस रोड पर लेफ्ट राइट है ही कॉलोनियाँ। वो सारे हाईवे से लेके हमारी कॉलोनी सारे मिडिल क्लास हैं, ऑल आर मिडिल क्लास, वेरी सिमिलर। सेम सही शगन डालेंगे शादियों में, पता कर लेना, हर घर का सर्वे करा लेना, कितना डाला? 1100, रेंज होगी 500, 1100, 2100। 11,000 वाला भाई भूल जाओ, ठीक है। और बहुत रेयर ही होगा कि वो 101 भी कोई डाले। 51 वाले 101 वाले भी नहीं मिलेंगे, और 5100 और 11,000 वाले भी नहीं मिलेंगे। रेंज क्या रहेगी? कईयों ने अब अपना दायरा बढ़ाया होगा, कहीं 500 बहुत कम लगता, अब 1100 पे आ जाओ, तो वो नए 500 से 1100 पे आए होंगे। कई अभी भी 500 में कहते होंगे ठीक है, ज़्यादा नाटक नहीं करने। हाँ, कई इसमें से थोड़े ऊपर उठ रहे होंगे, कहते होंगे 2100 जायज़ है अपने घर के हिसाब से, लेकिन फिर भी ले दे करके रेंज 500 से 2100 ही है, जिसमें जो बड़ी विंडो है वो 500 से 1100 वाली है। 2100 वाली विंडो अभी रेयर है। आई बात समझ में? सो द थिंग इज़ कि शगन पता कर लेना, सेम होंगे इनके सबके फंक्शन करने का तरीका सेम रहेगा। मतलब लगभग वही पैलेस होंगे, वही रिजॉर्ट होंगे जिनमें ये सारे घुसते हैं, जाके बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़की का वहाँ किया था, अपने बेटे का वहाँ किया, भाई क्या बुरा है उसमें, वहाँ कर लेते हैं। मतलब इनके मुंह से आप ऐसी कोई बातें नहीं सुनेंगे कि कलकत्ता से हलवाई मंगा के, दिल्ली से शामियाने मंगा करके इस बार एक मैंने प्लान किया कि खुले टेंट में मंगाना है और चमेली